Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain the remaining part of the first chapter from your English Literature Flamingo NCERT class 12th. The name of the chapter is The Last Lesson, written by Alphonse Daudet. In my previous video, I have already explained about half of the chapter. In this video, I am going to translate and explain the remaining half of the same chapter. But before translating and explaining the remaining part of the chapter, I would like to make you recollect something about the first part, which I have already explained in my first video. So मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि लेखक अल्फोंस डाउडे ये एक फ्रेंच नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। इन्होंने ये कहानी जो शॉर्ट स्टोरी लिखी द लास्ट लेसन, ये फ्रैंको प्रशियन वार जो कि 1870 और 1871 के बीच हुआ था, यानी फ्रांस और प्रशिया का युद्ध जिसमें फ्रांस हार गया था। तो प्रशिया जो है उस वक्त जर्मनी, ऑस्ट्रिया और पोलैंड के कुछ भागों को मिलकर जो है प्रशिया गणराज्य बना था। तो इनका जब युद्ध हुआ तो प्रशिया का जो नेतृत्व था वो एक जर्मन डिप्लोमेट, एक कूटनीतिज्ञ जिनका नाम बिस्मार्क था, इनके द्वारा नेतृत्व किया गया जर्मनी की साइड का, यानी प्रशिया की साइड का। और इस युद्ध में फ्रांस हार गया। तो फ्रांस के जो दो ज़िले हैं जो कि जर्मनी की बॉर्डर के पास लगते हैं, उन ज़िलों के नाम हैं अल्जास और लॉरेन। तो ये फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट्स अल्जास और लॉरेन ये प्रशिया के कंट्रोल में चले गए। इन पर प्रशिया की हुकूमत चलने लगी। और लेखक हमें ऐसा बताता है कि कहानी का कोई एक नरेटर है, कहानी का एक नायक लिटिल फ्रांस, वो वर्णन करता है कि कैसे वो एक दिन अपने स्कूल जा रहा था, डरा हुआ था कि उसे स्कूल में उनके टीचर मिस्टर हेमल इंग्लिश ग्रामर के बारे में कुछ पूछेंगे, पार्टिसिपल्स के बारे में, और उसे कुछ आता नहीं था। तो वो बहुत डरा हुआ था। जब स्कूल जाता है, छुपता छुपाता बचता हुआ क्लास में घुसता है, तो क्लास में वो पाता है कि टाउन के काफ़ी सारे लोग, बुज़ुर्ग, रिटायर्ड पोस्टमास्टर, रिटायर्ड मेयर, कुछ बुज़ुर्ग किसान आदि भी क्लासरूम में आकर बैक बेंचेस पर स्टूडेंट्स के साथ साथ क्लास में बैठे हुए थे, उदास हालत में थे। वो जब वो देखता है कि ये ऐसा क्यों है, क्लासरूम में स्टूडेंट्स के अलावा ये लोग क्यों आए, तो उसे आगे मालूम चलता है कि मिस्टर हेमल जो है वो स्कूल छोड़कर जा रहे थे और मिस्टर हेमल उन्हें फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे। मिस्टर हेमल बताते हैं कि अब जर्मनी का आदेश आ गया है कि ये जो दो डिस्ट्रिक्ट थे लॉरेन और अल्जास, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स में फ्रेंच लैंग्वेज अब नहीं पढ़ाई जाएगी। इन स्कूल्स में जर्मन लैंग्वेज जो है पढ़ाना कंपलसरी कर दिया था और जर्मन टीचर्स अगले दिन से आने वाले थे। तो ये टीचर बताते हैं मिस्टर हेमल कि आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये मेरा लास्ट लेसन है। तो अब जो है पिछले पार्ट में हम यहाँ तक भी पढ़ चुके थे कि जब इसकी लिटिल फ्रांस की बारी आती है बताने की, तो वो सुना नहीं पाता, बता नहीं पाता। वो मन में ये रियलाइज़ करता है कि मैंने किस तरह अपना समय बर्बाद किया चिड़ियों के घोंसले और चिड़ियों के अंडे देखने में, नदी के आसपास फिसलने में, नदी में तैरने में, और पढ़ाई जो है कल कर लूँगा, अभी तो बहुत टाइम है, बाद में कर लूँगा, ऐसे करके मैंने टाइम गुजारा और फ्रेंच लैंग्वेज लिखना, पढ़ना और बोलना ढंग से सीखा नहीं। और उसे ये भी रियलाइज़ होता है कि अब वो कितना अपनी लैंग्वेज को प्यार करता है, लेकिन अब उनका टीचर जो है वो छोड़कर जो है जा रहे थे और अब वो फ्रेंच लैंग्वेज और नहीं सीख पाएंगे, उन्हें मजबूरी में जर्मन सीखना पड़ेगी। टीचर भी यहाँ बताता है कि लिटिल फ्रांस अकेले तुम्हारी दोष नहीं है, तुम्हारे पिता भी तुम्हें पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते थे, किसी खेत में या किसी
मिल आदि में नौकरी कराना चाहते थे जिससे तुम पैसा और घर में पैसा आए। और अपनी भी गलती टीचर मानता है कि मैं भी तुम्हें अक्सर पढ़ाई के बजाय अपने बगीचे में पौधों में पानी देना का काम लगा देता था। कभी मुझे फ़िशिंग करने की इच्छा होती थी तो मैं स्कूल में छुट्टी दे देता था। ऐसे टीचर बोलता है। अब इससे आगे का पार्ट जो है वो मैं यहाँ से ट्रांसलेशन हमारा शुरू होता है। आगे टीचर लिटिल फ्रेंड्स जो है, लेखक लिखता है कि लिटिल फ्रेंड्स, नरेटर जो है वो बोलता है, देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर मिस्टर हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. तो जो लिटिल फ्रेंड्स है वो बोलता है कि फिर एक बात से लेकर दूसरी बात तक मिस्टर हेमल जो है बोलते चले गए, एक बात उसके बाद कोई दूसरी बात, और फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में काफ़ी कुछ बोलते चले गए। ये कहते हुए मिस्टर हेमल ये कहते हुए कि फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे सुंदर भाषा, फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो दुनिया की सबसे सुंदर भाषा थी, ऐसा जो है लिटिल फ्रेंड्स बताता है कि ऐसा हमारे टीचर मिस्टर हेमल कहते गए फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कि फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे सुंदर भाषा होती है, द क्लियरेस्ट, सबसे साफ और सबसे ज़्यादा लॉजिकल, सबसे ज़्यादा यानी कि जिनमें तर्क हो, सबसे ज़्यादा तर्क वाली भाषा, और ये भी कि हम लोगों को इस भाषा की रक्षा करनी चाहिए और हमें फ्रेंच लैंग्वेज कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब किसी देश को गुलाम बना लिया जाता है तो जब तक वो देश अपनी मातृभाषा को बचाए रखता है, अपनी मातृभाषा की रक्षा करता है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग आदि सभी एस्पेक्ट्स में, तो उस देश के लिए जैसे मानो कि उसकी जेल से निकलने की चाबी हो ये बात। तो कोई देश अगर गुलाम हो जाए तो वो अपनी मातृभाषा की तो रक्षा करे, ऐसा नहीं है कि जिन्होंने गुलाम बनाया है उनकी मातृभाषा में पूरी तरह से आत्मसात हो जाए। आगे लिटिल फ्रेंड्स बताता है, देन ही ओपन्ड अ ग्रामर एंड रेड अस आवर लेसन। फिर मिस्टर हेमल ने ग्रामर शुरू कर दी और फिर ग्रामर में हमारा जो लेसन था वो हमें पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। मैं ये जानकर आश्चर्यचकित रह गया कि कितनी अच्छी तरह से मैं वो सब समझ गया। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। लिटिल फ्रेंड्स बोलता है कि ऐसा प्रतीत होता था कि जो कुछ उन्होंने कहा वो बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत आसान है, मुझे भी ऐसा लगता है। और कहता है कि क्योंकि मैंने पहले कभी भी इतना ध्यानपूर्वक मिस्टर हेमल को नहीं सुना था, और ऐसा लगता है कि मिस्टर हेमल ने भी आज से पहले हर एक चीज़ इतनी ज़्यादा धैर्य के साथ नहीं समझाई थी। अब लेखक जो लिख रहा है कि लिटिल फ्रेंड्स को अब बहुत कुछ समझ में आ रहा था जो मिस्टर हेमल पढ़ा रहे थे। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब उसे मन में चिंता है, ये भय है और इस बात का दुख है कि उनका प्रिय टीचर छोड़कर जा रहा है। पहले जब तक वो टीचर था तो उन्होंने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, लिटिल फ्रेंड्स और उसके दोस्तों ने, लेकिन अब जब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि टीचर जा रहा है तो उसके लास्ट लेसन को वो बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उन्हें सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे एंड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। लिटिल फ्रेंड्स बोलता है कि ऐसा लग रहा था, उस दिन ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बेचारा व्यक्ति यानी हमारा टीचर मिस्टर हेमल जाने से पहले जो कुछ भी वो जानते थे वो सब कुछ हमें सिखा जाना चाहते थे और हमारे दिमाग में एक बार में ही पूरा का पूरा ज्ञान
भर जाना चाहते थे, ऐसा प्रतीत होता था। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद हमारा राइटिंग में लेसन शुरू हुआ। दैट डे मिस्टर हेमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रांस अल्जास। उस दिन मिस्टर हेमल ने हम लोगों को बहुत ही साफ़ सुथरी लिखावट में बहुत ही सुंदर कॉपीज़ दी राइटिंग वर्क के लिए, जिनमें फ्रांस अल्जास इस तरह की जो है लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। और वो जो फ्रांस अल्जास जो लिखा हुआ था वो ऐसे लग रहे थे कि जैसे मानो कोई छोटे छोटे झंडे हों और स्कूल में हर जगह लटके हुए हों, और हमारी डेस्क भी जो हैं, डेस्क के भी टॉप पर भी वो किसी छड़ों से बंधे हुए वो झंडे लटके हों। वो शब्द फ्रांस अल्जास जो राइटिंग की नोटबुक में जो कॉपीज़ में थे वो उस तरह प्रतीत हो रहे थे जैसे कि फ्रांस के झंडे लगे हुए हों। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज। कह रहे हैं कि आपको ये देखना चाहिए था कि कैसे हर कोई काम में लगा हुआ था और कैसे वहाँ एकदम शांति थी क्लासरूम में। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। एकमात्र आवाज़ जो आ रही थी वो कागज़ों के ऊपर चलने वाली पेन की जो स्क्रैचिंग की खिसखिसाहट की जो आवाज़ होती है, केवल वो आ रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू। तो कह रहे हैं कि एक बार कुछ भौरे उड़ते हुए खिड़की दरवाज़ों से उड़ते हुए क्लासरूम के अंदर आ गए, लेकिन किसी ने भी उन पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया। सबसे छोटे से छोटे बच्चों ने भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो छोटे बच्चे अपने फिश हुक्स आदि को बनाने में लगे हुए थे, जैसे मानो कि वो भी फ्रेंच हो। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। लिटिल फ्रेंड्स बोला कि छत पर जो है कबूतर हल्की आवाज़ में गुटर गूं कर रहे थे, और मैंने अपने मन में सोचा कि क्या ये लोग कबूतरों को भी जर्मन लैंग्वेज में गुटर गूं करवाएंगे, कबूतरों को भी जर्मन लैंग्वेज सिखवाएंगे गाने के लिए। ये लिटिल फ्रेंड्स ने मन में सोचा कि इतनी तानाशाही कर रहे हैं तो क्या ये इंसानों के साथ जानवर पक्षियों को भी मजबूरन जर्मन लैंग्वेज सिखाएंगे। ये उसने अपने बालकपन की अवस्था में बचकानी बात सोची लिटिल फ्रेंड्स ने। Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. लिटिल फ्रेंड्स बोलता है कि जब कभी भी मैंने अपनी राइटिंग वर्क से सिर उठाकर मिस्टर हेमल की तरफ देखा तो वो अपनी कुर्सी में बिना हिले डुले बैठे हुए थे। कभी वो किसी एक चीज़ को लगातार टकटकी बांधे देख रहे होते थे, फिर थोड़ी देर बाद किसी दूसरी चीज़ को लगातार देख रहे होते थे, जैसे मानो कि वो अपने मन में ये सब कुछ फिक्स कर लेना चाहते थे कि स्कूल के उस छोटे से कमरे में हर एक चीज़ कैसी दिखती थी। फैंसी, कल्पना कीजिए। फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस with his garden outside the window and his class in front of him, just like that। तो लिटिल फ्रेंड्स कहता है कि पिछले 40 वर्षों से मिस्टर हेमल इसी जगह पर थे और उनका गार्डन उनकी खिड़की से बाहर दिखता था और उनकी आंखों के सामने उनका क्लासरूम होता था, बिल्कुल ठीक ऐसे ही। ओनली द डेस्क्स एंड बेंचेस हैड बीन worn smooth, the walnut trees in the garden were taller, the hop vine that he had planted himself twined about the windows to the roof। केवल जो बैठने की क्लासरूम में बैठने की डेस्क्स और बेंचेस थी वो बैठ कर उनकी लकड़ी बैठ कर जो है बैठते बैठते स्मूथ चिकनी हो गई थी, और अखरोट के पेड़ बाहर बगीचे में थे जो कि ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े हो गए थे, और हॉप वाइन नाम की एक बेल होती है जिसमें को एक प्रकार का फल लगता है,
वो हॉप वाइन की बेल जो उन्होंने मिस्टर हेमल ने अपने खुद के हाथों से रोपी थी, लगाई थी, वो स्कूल की खिड़कियों से होती हुई चढ़ती हुई स्कूल की छत तक पहुंच गई थी. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, पिकिंग देयर ट्रंक्स, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे. और लिटिल फ्रेंड्स कहता है कि कैसे इन सब चीज़ों को छोड़ जाने से कैसे उनका दिल अवश्य ही टूटा होगा कि 40 साल जिस जगह रहे, जिस जगह को उन्होंने इतना चाहा, गार्डन की देख रेख की, स्कूल को इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया स्कूल में, उन सब को छोड़ जाने पर वो बेचारा आदमी का दिल कितना टूटा होगा. उनकी बहन को वो उनकी बहन की वो आवाज़ मिस्टर हेमल सुन रहे थे जो ऊपर के कमरे में अपने बक्से और संदूक में सामान पैक कर रही थी क्योंकि उन्हें अगले दिन देश छोड़कर जाना था. बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट. लेकिन उनमें प्रत्येक लेसन को आखिरी तक, अंत तक सुनने का साहस था. आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बे बी बो बू. और राइटिंग वर्क पूरा हो जाने के बाद हमारा हिस्ट्री में लेसन हुआ जिसमें छोटे छोटे बच्चे बा बे बी बो बू इस तरह से अल्फ़ाबेट्स आदि को रट रहे थे. डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर्स विद देम. और पीछे कमरे में पीछे की साइड, पीछे वाली बेंचेस पे बूढ़े किसान हौसर ने अपना चश्मा लगा लिया था और अपनी भजन की पुस्तक को खोलकर उसके शब्दों को, अक्षरों को, शब्दों को पढ़ने का उच्चारण कर रहे थे. यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई. आप देख सकते थे कि बूढ़ा किसान हौसर भी रो रहा था. उसकी आवाज़ भावनाओं से कपकपा रही थी क्योंकि उसे भी मिस्टर हेमल के जाने का बहुत दुख था. और उसको इस तरह से एक बड़े बूढ़े आदमी को कपकपाती हुई आवाज़ में किसी के विदाई पर रोते हुए देखना बड़ा ही मजाकिया, फ़नी लग रहा था. और हम सब बच्चे, हम सब स्टूडेंट्स उस बूढ़े किसान हौसर को देखकर हंसना भी चाहते थे मगर रोना भी चाहते थे. हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन. लिटिल फ्रेंड्स कहता है, कितना अच्छी तरीके से मुझे आज भी वो ध्यान है, वो आखिरी लेसन मिस्टर हेमल के द्वारा समझाया हुआ. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, देन द एंजलस. तभी अचानक चर्च की घंटी में 12 बजे का चर्च की घंटी ने 12 बजे का साउंड की घंटी सुनाई दी. फिर एंजलस, जो चर्च में एंजल देवता की प्रेयर के लिए एंजलस गाया जाता है, उसका समय हो गया. एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर अवर विंडोज़. उसी पल प्रशियन सोल्जर्स जो कि अपनी सैन्य अभ्यास से लौट रहे थे, उनकी ट्रम्पेट्स, उनकी जो तुरही या ट्रम्पेट्स होते हैं बजाने वाले बाजे, उनकी लौटने, सैन्य अभ्यास से लौटने पर उनके ट्रम्पेट्स के बजाने की आवाज़ें हमारे स्कूल की खिड़की के नीचे से सुनाई देने लगीं. मिस्टर हेमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर. मिस्टर हेमल उठ खड़े हुए अपनी चेयर से और बहुत ही चेहरा फीका और पीला पड़ गया था. आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. मैंने कभी उन्हें इतना बड़ा नहीं पाया. जब वो खड़े हुए तो उनका कद लिटिल फ्रेंड्स को काफ़ी बड़ा लगा. माई फ्रेंड्स सैड ही, आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन. मिस्टर हेमल ने कुर्सी से खड़े होते हुए कहा, मेरे दोस्तों, मैं लेकिन कुछ बात ऐसी थी, कोई इमोशन या कोई दुख या दर्द कि जिसने उनके गले को चोक कर दिया और आगे वो कुछ कह नहीं पाए. देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड bearing on with all his might, he wrote as large as he could, "Vive la France." फिर ब्लैक बोर्ड की तरफ मिस्टर हेमल लौटे और एक चौक का टुकड़ा उठाया
और अपने आप को पूरी शक्ति के साथ संभालते हुए जितने बड़े अक्षरों में संभव हो सकता था उतने बड़े अक्षरों में उन्होंने लिखा वाइव ला फ्रांस, मतलब फ्रांस अमर रहे। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। इसके बाद मिस्टर हेमल रुक गए और अपना सिर दीवार की तरफ झुका दिया, दीवार से टिका दिया, और बिना एक भी शब्द बोले उन्होंने अपने हाथ के इशारे से हम लोगों को कहा, जैसे मानो कि वो कहना चाहते हैं कि स्कूल ख़त्म हुआ, आप सब लोग जा सकते हैं। तो यहाँ पर आकर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। सो स्टूडेंट्स, please subscribe my YouTube channel Anurag Rai English Tutor if you haven't subscribed it so far. Thanks.